ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित हैं। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं, आइए जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन या रिवाइज कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। यहाँ देखिए स्क्रीन पे है हमारे अल्फा एमिनो अल्कोहल, ये OH ग्रुप और NH2 है और ये 6 मेंबर्ड रिंग में ये दोनों ग्रुप्स हैं। साइक्लोहेक्सेन में दोनों ग्रुप्स हैं और यहाँ देखिए ये दोनों इस तरह से भी अरेंज्ड हैं। ये NH2 जो है एक्सियल है, यहाँ NH2 एक्सियल है, इधर OH इक्वेटोरियल है, इधर OH एक्सियल है। हम अब देखते हैं कि NH2 को डायजोटाइजेशन के द्वारा N2 प्लस या डायजो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि इसको रिमूव किया जा सके या इसको हटाया जा सके, निष्कासित किया जा सके। जो पहला एग्जाम्पल ऊपर हम देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ बैक साइड अटैक कर रहे हैं और उसको यहाँ से नाइट्रोजन N2 को यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स N2 निकल लेकर अपने साथ हट रहा है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन में शिफ्ट हो रहे हैं, इसको C डबल बॉन्ड O में चेंज कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है और यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो ये डबल बॉन्ड O बना है, ये वाला बॉन्ड टूटा है और उसका मतलब यहाँ ये ग्रुप भी नहीं है, तो हमें इस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्फर्मेशन एनालिसिस कॉन्फर्म जो साइक्लोहेक्सेन का है जिसमें OH एक्सियल पोजीशन पे है और एमिनो अल्कोहल के और NH2 यहाँ की तरह ऊपर वाले केस की तरह ये एक्सियल पोजीशन पे ही है। इसको हमने चेंज किया डायजो ग्रुप में डायजोटाइजेशन के द्वारा और एक्सियल पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर के द्वारा इस पे यहाँ से बैक साइड अटैक कर रहा है, इसको पुश कर रहा है और नाइट्रोजन जो है वह कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर, यानी ये बॉन्ड टूट जाता है और नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है और आप देख सकते हैं इस तरह से ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर बना है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात आपके लिए है वो ये कि दोनों ही केसेस में जो एमिनो अल्कोहल है वह उसमें ना एमिनो जो ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है और जो एलिमिनेशन इस ग्रुप के एलिमिनेशन के बाद और इस जो नेबरिंग OH है उसकी मदद से जो N2 ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट या निष्कासित हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसके नतीजन हमको 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक समय तो C डबल बॉन्ड O और दूसरे केस में ऑक्सीजन रिंग के साथ हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें जानना ज़रूरी है। ये भी देखिए एमिनो अल्कोहल है। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात ये है NH2 जो है वो OH के अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप्स हैं, लेकिन NH2 जो है वो इक्वेटोरियल है इन दोनों केसेस में। आप देख सकते हैं कि ये जो CC बॉन्ड है इस NH2 ग्रुप के जस्ट 180 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हमें एलिमिनेट करना है तो पहले की तरह इस बार भी हमने इसको डायजोटाइज करके N2 प्लस या डायजो ग्रुप में चेंज किया और हमने देखा कि यहाँ इस केस में हमने देखा कि ये जो CC बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ इस कार्बन पर इसको निष्कासित करने के लिए हेल्प कर रहा है और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है अब ये शिफ्ट होके इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है और ये देख सकते हैं आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन या वलय संकुचन, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 6 मेंबर्ड रिंग से हमें मिला है 5 मेंबर्ड रिंग। ये तब हुआ जब एमिनो ग्रुप इज़ इन एक्सियल पोजिशन। आप देख सकते हैं इधर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गए हैं। ये हाइड्रोजन यहीं पर ही है, C डबल बॉन्ड O और H, यानी यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप बना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर इक्वेटोरियल पे है तो 5 मेंबर्ड रिंग मिलता है और 6 मेंबर्ड रिंग छोटा होके या कॉन्ट्रैक्ट होके 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर भी ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे NH2 है, इसको डायजोटाइज किया गया है। डायजोटाइजेशन के बाद ये N2 प्लस में चेंज हो गया और इसका भी ये जो ऑपोजिट 180 ऑपोजिट
इसके 180 ऑपोजिट जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये बैक साइड अटैक करता है और ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके इन दोनों के बीच में आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होकर सी डबल बॉन्ड ओ बनाएंगे और एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ बनेगा क्योंकि इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन मौजूद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है ये टूट रहा है और नाइट्रोजन यहाँ से निकल रहा है, यानी यहाँ पर भी रिंग 6 मेंबर्ड से अब ये यहाँ ये वाला बॉन्ड बनने के वजह से 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि जब इस तरह से एमिनो अल्कोहल में जब NH2 जो साइक्लिक एमिनो अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन रिंग में ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं। NH2 इक्वेटोरियल पे है, NH2 इक्वेटोरियल पे है तो उसको डायजाइटाइज करके हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब उसका एलिमिनेशन इसका हो जाता है तो N2 का एलिमिनेशन हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। On reaction with NaNO2 and HCl, which of the following amino alcohol or alcohols will yield compound P? तो इन्होंने पूछा है कि या तो कोई एक या एक से ज़्यादा अल्कोहल जो है ये P उत्पाद हमको प्रोडक्ट हमको देगा। और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 में से हमको ढूंढना है कि कौन से एक या एक से अधिक इस प्रोडक्ट को हमें दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये एमिनो अल्कोहल्स हैं सब के सब और इनमें से हमें नेचुरली ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ NH2 जो यहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं है, उसका मतलब जो NaNO2HCl के साथ आपको मालूम ही है कि डायजोटाइजेशन होता है NH2 ग्रुप का, तो सारे NH2 जो है N2+ में चेंज हो गए होंगे। अब क्योंकि ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं और उससे हमको 5 मेंबर्ड कंपाउंड मिला है, तो उसका मतलब ये है कि NH2 जो है वो इक्वेटोरियल में ही होगा, जैसे कि हमने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड्स में देखा था। तो आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन ध्यान में है तो बस 1 सेकंड की बात होती है। आप देखिए इक्वेटोरियल NH2 इक्वेटोरियल NH2 ये दोनों होंगे, एक्सियल NH2 है तो ये नहीं होगा क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, ये भी मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में ही रहेगा और यहाँ पे भी एक्सियल है तो ये 6 मेंबर्ड ही होगा, 5 मेंबर्ड नहीं बनेगा। सो दीज 2 आर द आंसर्स, correct option for this particular question. Answer is B and C. इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आइए याद कर लेते हैं लिंडलर कैटलिस्ट की खूबी। लिंडलर कैटलिस्ट जो है वह इट हाइड्रोजनेट्स एल्काइंस टू एल्कीन्स, जो एल्काइन होते हैं उनको एल्कीन में चेंज करता है लिंडलर कैटलिस्ट, जो कि इस तरह से पॉइजन लिए हुए पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बेरियम कार्बोनेट के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है और हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें खासियत है विदाउट फर्दर रिडक्शन टू एल्कीन, यानी एल्काइन को एल्कीन में चेंज करेगा लेकिन आगे इस एल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। द इन दैट प्रोड्यूसेस अ कायरल कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद लिंडलर्स कैटलिस्ट इज। तो देखिए इन्होंने ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और ये सारे इन आइन हैं। ये इन आइन इन आइन इन आइन इन आइन, तो इन्होंने पूछा है कि इन आइन इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका लिंडलर कैटलिस्ट से अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक कायरल कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में हमें देगा। तो देखिए इसके लिए आपको सभी जो ये कंपाउंड्स हैं ये ABCD उनका लिंडलर कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन करके देखना है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसको तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेंज आएगा। अगर आप ध्यान से भी देखें, अगर ट्रिपल बॉन्ड को हमने चेंज किया है तो फिर डबल बॉन्ड में और यहाँ पर जो है अपने को ये दिखाना चाहिए था, बिकॉज लिंडलर कैटलिस्ट से सिस बनता है, दिस इज़
रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इसको माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर आप इस बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे। तो आप देखिए लिंडर कैटलिस्ट जो है वो सिस हाइड्रोजनेशन करता है, और आप देखें कि जब इसका रिडक्शन हुआ भी उसके बाद भी ये एक सिस एल्कीन यहाँ बना है और एक सिस एल्कीन पहले से यहाँ पर था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी कायरल सेंटर तैयार नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग हों, क्योंकि ये तो अनसैचुरेटेड है, ये नहीं हो सकता। ये भी अनसैचुरेटेड है, वो कायरल नहीं हो सकता। ये सैचुरेटेड है लेकिन ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और CH3 कार्बन जो है कायरल सेंटर नहीं हो सकता। तो ए जो ऑप्शन है आंसर में वो नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट बी को अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, तो ये सिस एल्कीन में चेंज होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में लगेंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, और पहले से जो उपस्थित डबल बॉन्ड है वो ट्रांस है। आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन दोनों हैं। तो यहाँ ये ट्रांस है, ये सिस है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। दोबारा देख लीजिए कि हमने इसका रिडक्शन किया लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये ट्रिपल बॉन्ड सिस हाइड्रोजनेशन सिस एल्कीन बना है, और जो पहले से प्रेजेंट था वो ट्रांस है, ये रहा ट्रांस है। तो ये जो कार्बन है जिसको स्टार से मैंने मार्क किया हुआ है वो एक सिस ट्रांस CH3, और एक जो नहीं लिखा हुआ वो हाइड्रोजन इसके अंदर है। तो ये जो ग्रुप्स हैं CH CH CH3 CH CH CH3, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों वैसे तो सेम हैं, लेकिन एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। इस वजह से ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, और इसका आंसर है बी। हम इसको देख लेते हैं, सी को देख लेते हैं। देखिए सी में इसको अगर हम हाइड्रोजनेट करते हैं तो कोई भी नया कायरल सेंटर यहाँ तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये तो वैसा ही रहेगा, जो इसमें डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो रहे हैं। तो कोई भी इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें चार ग्रुप अलग अलग होंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो आप कह सकते हैं यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक अलग से डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन है, तो तीन अलग अलग ग्रुप हुए। और फिर इसको हमने अगर रिड्यूस कर दिया, मेक इट सिस, ये ट्रांस नहीं है। सो अगर इसको हमने हाइड्रोजनेट किया तो जैसे कि अभी बताया था कि ये भी सिस हाइड्रोजनेशन होगा, और सिस हाइड्रोजनेशन होते ही ये देखिए यहाँ और साथ में एक और चीज़ है कि दिस इज़ ये CH2, ये CH2, और ये जो है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एब्सोल्युटली एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि इसमें यहाँ CH2 है, दो अलग अलग ग्रुप्स नहीं हैं, यहाँ CH2 है, दो अलग अलग ग्रुप्स नहीं हैं, और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड के आसपास रोटेशन हो सकता है। तो ये दोनों ग्रुप रोटेशन के बाद जब फ्री रोटेशन इनका होता है तो हम पाएंगे ये दोनों ग्रुप एक ही समान हो जाते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये दो इक्वल ग्रुप्स तैयार हुए लिंडर कैटलिस्ट से हाइड्रोजनेशन के बाद। तो इसमें ये भी जो है कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। ये कायरल कार्बन इसलिए हो सकता है क्योंकि सिस हाइड्रोजनेशन होता है और ये ट्रांस एल्कीन ग्रुप में है, और जब नोट्स बनाएं तो इसको करेक्ट कर लें, ये भी सिस एल्कीन होगा। तो आंसर था इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए जान लेते हैं टर्पीन्स के बारे में। टर्पीन्स के बारे में जैम में और नेट में कई बार क्वेश्चन आता है सेस्क्विटर्पेनॉइड्स के बारे में कई बार। तो टर्पीन्स जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, और वो आइसोप्रीन यूनिट्स यानी C5H8 जो आइसोप्रीन यूनिट है, अभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, उनसे ये बने हुए होते हैं। तो एक एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं, और कई आइसोप्रीन आपस में मिलकर टर्पीन्स बनाते हैं। और टर्पीन्स जो है साइक्लिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं।
और टर्पेनॉइड्स के बारे में, टर्पेनॉइड्स भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें सी ओ या मिथॉक्सी ग्रुप्स, ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप्स इत्यादि इसके अंदर अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो ये अपने को जानना ज़रूरी है कि टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए हैं। इस टर्पिनॉइड्स में फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी शामिल होते हैं। हमें जो जानना है और जिस पर से क्वेश्चन अक्सर आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट्स। आप देख सकते हैं कि मोनो टर्पेनॉइड्स उसको कहते हैं जिसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट लगे हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है 10 है। सेस्क्वी टर्पेनॉइड जो है उसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, एक एक आइसोप्रीन में 5 हैं, 3 है तो 15 कार्बन एटम्स होते हैं। और इस तरह से डाइटर्पेनॉइड्स, सेस्टरटर्पेनॉइड्स इत्यादि, ये जो है थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि इनमें से अभी तक क्वेश्चंस कम ही आए हैं या नहीं आए हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है सेस्क्वी टर्पेनॉइड से आए हैं, लेकिन फिर भी एक आध आप और याद करके रख लीजिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चंस आएँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेस्क्वी टर्पिन। सेस्क्वी टर्पिन यानी हमको मालूम है कि C15H24 बेसिक यूनिट होगा, इसके अंदर 15 कार्बन इसके अंदर होंगे। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कार्बन की संख्या को गिन लेना। जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, देखते ही हमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें कार्बन 15 तो नहीं है, काउंट करके देखा हमने 10 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ काउंट करने बैठे तो पता पड़ा 15 से बहुत ज़्यादा 20 के आसपास हो जाते हैं, तब आप छोड़ ही दें उसको काउंट करना, यानी ये भी नहीं है। तो यहाँ 15 है और यहाँ 15 है। एकदम से स्ट्राइक जो करता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा एक या एक से अधिक आंसर इन्होंने नहीं पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो एक ही पूछा है इन्होंने। तो हमको इसको देखते ही पहली नज़र में लग जाएगा कि इसमें आइसोप्रीन यूनिट नहीं है। आइसोप्रीन यूनिट इस तरह का होता है, आपको मालूम है, ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से कार्बन एटम्स इसके अंदर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से आइसोप्रीन यूनिट इसके अंदर बने हुए हैं। आइए, ये दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन ए इज़ द आंसर, और जो ऑप्शन डी है इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और क्लियरली देखने के लिए आइए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है और ये है अपना आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन दरअसल ये है, देखिए आप, C5H8 है ये, C डबल बॉन्ड C और ये C डबल बॉन्ड C, 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ये वाला स्ट्रक्चर जो 5 कार्बन का 1 2 3 4 एंड 5, इन कार्बन को मैंने डॉट से दिखाया है, कलर्ड डॉट से, और यहाँ पहचान करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। ये देखिए एक दूसरा आइसोप्रीन यूनिट है जो इस तरह से है, और ये है तीसरा आइसोप्रीन यूनिट। तो 3 आइसोप्रीन यूनिट से ये बना हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए था। जो ऑप्शन डी था वो, उसमें अगर हम आइसोप्रीन यूनिट ढूंढें तो हमें देखिए 1 2 ये 3 ये वाला हिस्सा, और उसके बाद चलो एक ये और एक ये कार्बन, चलो एक आइसोप्रीन यूनिट ये रहा। इसको थोड़ा सा और क्लियरली बनाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये और ये दोनों कार्बन, यानी ये वाले दोनों कार्बन यहाँ पर हैं और ये तीनों जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इस तरह से हम एक आइसोप्रीन यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आइसोप्रीन यूनिट अगर आप ढूंढने लगें तो आप देखें, मान लीजिए ये तीन कार्बन है, लेकिन यहाँ पर तो फिर नाइट्रोजन आ गया, देन कार्बन और देन कार्बन, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट नहीं है पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होना चाहिए था, उसकी जगह नाइट्रोजन है और कार्बन इस जगह पर अलग से है। यहाँ अगर आप इन 5 कार्बन को देखें, वो आइसोप्रीन यूनिट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट में इस तरह से ब्रांचिंग और इस तरह से टेल होगा। तो कुल मिला के इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। पहला काम आपका है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को ढूंढना, अगर वो आइसोप्रीन यूनिट्स के मल्टीपल में हो तो सही है, और फिर उसका स्ट्रक्चर ढूंढना ये कि किस प्रकार से है। जैसे यहाँ 15 था, यहाँ 15 था, इसमें भी 15 था, लेकिन इसमें ये जो यूनिट्स हैं इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये आइसोप्रीन यूनिट्स हमें यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 ये मिला है, तो फिर दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। हमें ये मालूम है कि
SN2 रिएक्शंस से जो है वो इन्वर्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, ये हमको पहले से ही मालूम है। और देखिए हेलो अल्कोहल, दिस इज़ हैलोजन, दिस इज़ OH ग्रुप, और आप देख सकते हैं कि हेलो अल्कोहल में इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के विपरीत है। और जब इसमें से एलिमिनेशन हुआ है, एलिमिनेशन के बाद इपॉक्साइड रिंग बना है, वो इसलिए क्योंकि ये बैक साइड अटैक इसमें हुआ है। तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार देख लें कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, और आप देख सकते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, ये O माइनस, क्योंकि बेस के द्वारा यहाँ OH का प्रोटॉन जो है बेस के द्वारा निकाल दिया गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस, जैसे OH था यहाँ पर, और बेस ने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ O माइनस बचा रहा। तो इंटरनल अटैक होता है, SN2 बैक साइड अटैक हुआ, और ये X हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे के एकदम एंटी 180 डिग्री ऑपोजिट पोजीशन पे, कॉन्फॉर्मेशन पे सिचुएटेड हैं या हैं, और इस तरह से इपॉक्साइड आयन बना। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो इसका कॉन्फॉर्मेशन था CH3 और H, और ये कॉन्फॉर्मेशन था, यहाँ आप देख सकते हैं CH3 नीचे आ गया है क्योंकि O ऊपर से आके जुड़ गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये वाला जो कार्बन जिसमें से हैलोजन निकला है, उसका इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसके अभिविन्यास का इन्वर्शन हो गया है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल इन द गिवन रिएक्शन। तो ये हमको एक्सक्यूज़ मी प्रोडक्ट बनाया हुआ है हमारे लिए, और बेस हमको दिया हुआ है, और हमको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल। हमको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को देखते ही बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हेलो और OH ग्रुप्स हैं, और कोई नई बात नहीं है, जो हमने अभी देखी थी वही चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर लगाया हुआ है। सो एक बड़ा सा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप का कारण ये है कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री को फिक्स रखेगा, हिलने डुलने नहीं देगा चेयर को, क्योंकि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे बना हुआ रहेगा। क्योंकि इक्वेटोरियल के अलावा किसी और पोजीशन पे अगर ये आता है तो ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल, जो रिंग है वो अनस्टेबल हो जाती है। हमें ये मालूम है कि जो अल्फ़ा हेलो अल्कोहल्स हैं, तो इसके अंदर जो Br और OH हैं वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, ताकि इंटरनल SN2 आराम से हो सके और इपॉक्साइड रिंग बन सके। जैसे हमने ऑप्शन नंबर A को देखा, तो हम देख सकते हैं Br और OH एक ही डायरेक्शन में, देखिए मोटे मोटे लाइन से दिखाया हुआ है, यानी उभर के अबव द प्लेन एक ही डायरेक्शन में है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो एंटी चाहिए। हम C को देखते हैं। C में देखिए ये अबव द प्लेन, दिस इज़ ऑल्सो अबव द प्लेन, एक ही दिशा में है, लेकिन इनको ऑपोजिट होना चाहिए इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि B में ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये हो सकता है। दिस इज़ अबव द प्लेन एंड दिस इज़ बिलो द प्लेन, तो दोनों विपरीत तलों में ऑपोजिट प्लेन्स में है, तो इनमें से एक हो सकता है। जब इस तरह का अपने पास आए तो सबसे बढ़िया है कि हम उसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन बना लें, कॉन्फॉर्मेशन बना के उसमें पोजीशन डाल दें। तो हम सबसे पहले B को लेंगे। B और ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन हमने बनाया, चेयर कॉन्फॉर्मेशन बना के इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप को लगाया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके जस्ट ऑपोजिट, यानी एक, अगर ये एक है, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर Br बिलो द प्लेन है। तो देखिए इक्वेटोरियल की पोजीशन, तो अगर ये इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इक्वेटोरियल ये ऊपर की तरफ होता है, ये आपको मालूम है, तो इसकी पोजीशन तो हो गई फिक्स। अब ये है नीचे की तरफ झुका हुआ, यानी 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर नीचे की तरफ झुका हुआ। ये दोनों बॉन्ड्स हमें पहले बना लेने चाहिए, और उसके बाद अपने को ग्रुप लगाना चाहिए। अब तो नीचे की तरफ दिखाया गया, तो नीचे की तरफ एक्सियल तो होगा नहीं, नीचे की तरफ इक्वेटोरियल Br पे बैठेगा। अब इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट जो है OH जो है अबव द प्लेन है, तो हम नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी ये दोनों जो वैलेंसीज बॉन्ड्स जो है लगा लेते हैं, और फिर हम लगाएंगे OH कहाँ लगना है वो देखते हैं। OH अबव द प्लेन है, तो ये तो डाउन है, तो यहाँ पर OH होगा नहीं, ये अप है तो यहाँ पर OH होगा। तो अब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं।
और देखते हैं कि ये जो OH है इक्वेटोरियल है, ये BR ये भी इक्वेटोरियल है, और ये एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट नहीं है। बैक साइड अटैक इसमें हो नहीं सकता। उसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं है। उसका मतलब है कि आंसर डी जो है, ऑप्शन डी जो है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एग्जामिनेशन होता तो हम बस इतना सा बना के इसको कैंसिल करके इसको राइट करके आ जाते, क्योंकि हम अभी यहाँ पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं चीज़ों को। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन किस प्रकार से है। 6 मेंबर रिंग हमने बना लिया। उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। फिर चौथे जो ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला कार्बन है, चौथे कार्बन पे हमने OH लगाया। तो ये देखिए OH कहाँ है, अबव द प्लेन। हम OH पहले नहीं लगाएंगे, पहले सिर्फ ये और ये बॉन्ड बना लेंगे, ये और ये बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद अपने को देखना है कि अब अप दिया है डाउन दिया है, उस हिसाब से लगाते जाएंगे। तो हमने ये दोनों बॉन्ड्स पहले बना लिए और देखा कि अप में OH है, तो अप यानी एक्सियल में OH है, जो कि हमने यहाँ लिखा। तो और बचा है इक्वेटोरियल पे H। उसी तरह से यहाँ इन्होंने डाउन में BR दिया हुआ है, तो अप ये इक्वेटोरियल है, डाउन यहाँ एक्सियल पोजीशन है, तो वहाँ लगेगा BR। अब हम जब इसको देखते हैं, इस कॉन्फॉर्मेशन को आप देखें, ये जस्ट परफेक्ट है इंटरनल SN2 के लिए, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो 180 ऑपोजिट एक दूसरे के हैं। तो हमें एग्जामिनेशन में इसको राइट करने की, इसको लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ऑप्शन बी को इस तरह से लिख के पहली बार देख लिया, इसको नेगेट कर दिया, ये कैंसिल हो ही चुके थे। अब प्लेन वाले दोनों अबव द प्लेन थे, तो बचता सिर्फ यही था। तो दिस वाज द आंसर, वेरी इजी। सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टीरियो केमिस्ट्री का तो है नहीं, लेकिन चलिए स्लाइड में आ गया है तो पढ़ ही लेते हैं इसको। ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तब जो स्टूडेंट होता है एक बार तो थोड़ा सा अचकचा जाता है। उसमें आप देखना बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और कई इन्फॉर्मेशन इसमें जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी डाले हुए होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज़ 180, ओके, और इन्होंने दिया हुआ है कार्बन इज़ 39.9, ओके, एंड उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इन्होंने साथ में हाइड्रोजन भी दिया हुआ है। अपने को हाइड्रोजन का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। और ऑक्सीजन का क्या करना है, वो भी अपने को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको इन्होंने पूछा सिर्फ कार्बन पूछा है, तो हमें कार्बन से मतलब है। 39.9 जहाँ आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हम बैठे हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स अगर अपने को निकालना है, ऐसी स्थिति में अपने को इसको राउंड ऑफ कर लेना चाहिए। उसी में भला ये फट से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 180 का हमने 40% निकाला, तो दैट कम्स आउट टू बी 72। 72 में कितने कार्बन हैं? एक एक कार्बन 12 का है, भाग दिया 6 आया, आंसर इज 6। दैट वाज वेरी इजी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। आपको इंफॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी, आपको एग्जामिनेशन के लिए मदद मिल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।